नमस्कार। आज हमारे साथ हैं मशहूर एक्टर टीटू वर्मा। गुलाबी नगरी में है, गुलाबी नगरी से खास ताल्लुक है उनका, तो चर्चा करना भी लाजमी है। तो आज हमारे साथ सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत ही करना चाहूँगी सर, आप यहाँ पधारे। गुलाबी नगरी का जिक्र कर रहे हैं, गुलाबी नगरी में आप हैं और अब तो गुलाबी सर्दी भी आ चुकी है। बिल्कुल, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम सबसे पहले शुरू करते हैं, क्या कहेंगे, क्योंकि आप यहाँ आए हैं, किस तरीके से देखते हैं सिनेमा के रूप में और राजस्थान को? भाई, राजस्थान और सिनेमा दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं। जैसे अभी हम कहते हैं कि रंग रंगीलो राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में चारों तरफ देखे तो लोग कहते हैं मिट्टी धूल है, लेकिन इसमें जो कलर भरा है वो यहाँ की संस्कृति ने, यहाँ की जो परिधान ने, यहाँ के जो लोग गायकी, ये सब मिलके पूरे राजस्थान को रंग बिरंगा बनाते हैं। और अगर आप पुरानी फिल्मों का इतिहास उठा के देखेंगे तो काफ़ी राजस्थान में शूटिंग उस टाइम भी होती थी, आज से 30-40 साल 50 साल पहले भी। और आज भी राजस्थान का तो क्रेज इंडस्ट्री में है और राजस्थानी फिल्में भी अच्छी बनी हैं। तो बॉलीवुड का और राजस्थान का कनेक्शन तो शुरू से ही है। बॉलीवुड और राजस्थान का कनेक्शन शुरू से ही है, लेकिन कोई ऐसी दिलचस्प कहानी या दिलचस्प वाक्य जो आपको याद हो, जो आपसे जुड़ा हुआ हो और उसमें राजस्थान का भी समावेश हो और कहीं ना कहीं बॉलीवुड भी हो, तो ऐसा कोई किस्सा आप हमसे? हाँ, मुझे याद है 2011 की बात है। हाँ, 11 की स्टार्टिंग की बात है। हम लोग जवाब उन दिनों जवाहर कला के डेली बैठना होता था और नुक्कड़ नाटक करते थे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के लिए। तो उन दिनों चलो दिल्ली करके एक फिल्म की यूनिट आई हुई थी जयपुर में। तो उनके पास एक्टर्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था, जिस बंदे के जो टच में थे हम लोग। तो हम उन दिनों जवाहर कला के बैठे तो किसी ने बताया वो फिल्म की यूनिट आई, उनको एक्टर्स चाहिए और टीटू तुम्हारे पास तो बहुत सारे एक्टर्स रहते हैं, क्योंकि तुम लोग शोज़ वगैरह करते रहते हो, तुम्हें जॉब करते हैं। हम उनसे जाके मिले तो उन्होंने बोला यार ये लिस्ट दी उन्होंने 12-13 एक्टर्स की, यार ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स चाहिए हमको। तो मैंने तुरंत सबको फ़ोन लगाया, बुला लिया होटल पे, सबके ऑडिशंस हो गए और उनकी उसी दिन 2 से 3 घंटे में कास्टिंग लॉक हो गई। तो जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि टीटू जी एक कैरेक्टर होगा इसमें, एक गुंडे का, छोटा सा कोई गुंडा है उसका एक कैरेक्टर है, आप कर लोगे? मैंने कहा यार छोड़ो, मेरे पास कहाँ टाइम है, तो वैसे बिजी रहता हूँ यहाँ जयपुर में। बोला सर प्लीज़ कर लो, हमारी रिक्वेस्ट से कैरेक्टर आप करिए। तो उसके लिए मैंने हाँ कर लिया। तो इस तरह से वो जो फिल्म जो शूट हुई वो अपने राजस्थान में भी, शेखावटी एरिया में शूट हुई, चलो दीदी। उसमें मैं भी उस फिल्म का पार्ट बना। जयपुर के काफ़ी कलाकार उस फिल्म में उस फिल्म का हिस्सा बने और वो फिल्म भी बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी फिल्म रैंकिंग में रही। और तो ये कनेक्टिविटी कह सकते हैं कि राजस्थान के एक्टर्स का, राजस्थान की भूमि का और बॉलीवुड का जो, और फिर उसमें आप फिर कोइंसिडेंट बोल दीजिए, और मैं भी उसमें इन्वॉल्व हो गया। तो एक तरह से एक अच्छा सा लगा कि चलो यार हमारे थ्रू एक फिल्म इंडस्ट्री का काम हो रहा, हमारे निमित्त लिखा हुआ था काम, और मुझे भी ये लगा कि मौका मिल रहा है तो चलो क्यों ना मौके पे चौका मारा जाए। तो काम किया मैंने उसमें। उसके काम के अलावा भी, जैसे जब आपने शुरुआत की होगी, कैसे सोचा कि यहाँ जाना है या फिर यही मंजिल है? क्योंकि कनेक्शन जो होता है वो बनाना, बॉलीवुड मुंबई, अब वहाँ मुंबई में जाके अपने आप को स्टैब्लिश करना, मूवी में आना, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कैसे किया, कब आया मन में कि ऐसा कर सकता हूँ मैं? मुझे याद है जब मैं 11th क्लास के रिजल्ट्स मेरे आने वाले थे, छुट्टियाँ स्टार्ट होने वाली थी, समर वेकेशन। तो पेपर में एक न्यूज़ मैंने देखी थी और उसमें साबिर खान साहब की नाट्य कार्यशाला का एक ऐड आया हुआ था। तो मैंने बचपन से थोड़ा सा था ट्राई करते हैं। मैं रविंद्र मंच पर पहुँच गया उस दिन, मॉर्निंग में पहुँच गया। तो वहाँ स्टाफ ने बोला कि यहाँ तो सारे नाटक नौटंकी वाले शाम को आते हैं। अच्छा, शाम को आता। तो फिर वापस घर आ गया। फिर मैं इवनिंग में गया तो वहाँ साबिर सर, उनकी पूरी टीम मिली, गुरुजी से पहली बार मिलना हुआ। उन्होंने फॉर्म दे दिया, फॉर्म भर दिया और 2-3 दिन बाद वर्कशॉप शुरू हो गई। वो टाइम था मेरा, आई थिंक वो 96 की बात थी, जून की। और तब से वो पहला कदम रविंद्र मंच पे ऐसा था, उसने डिसाइड कर दिया कि फ्यूचर में मुझे बतौर अभिनेता ही काम करना है। और शायद मेरे मन मस्तिष्क में ये प्लानिंग हो चुकी थी कि मैं शायद अभी यही करूँगा। और तब से शुरू हुआ रंगमंच का एक सिलसिला, वो चलता ही रहा। बहुत सारे अलग डायरेक्टर्स के साथ काम किया, बहुत सारे प्लेस किए। तो रंगमंच के जो मेरे प्रथम गुरु हैं साबिर खान सर हैं, उनको मैं बहुत मानता हूँ कि वे उन्हीं की वजह से आज मैं जो भी हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से। तो ये यात्रा 11th क्लास से शुरू हुई, ग्रेजुएशन तक आई। फिर मैंने पढ़ाई भी इसी में कर ली। मैंने MA कर लिया ड्रामा डिपार्टमेंट से। फिर ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी शोज़ किए अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ, NSD के
और FTI वालों के साथ भी काम करने का मौका मिला, अलग अलग प्लेस, अलग अलग डायरेक्टर, वो सब धीरे धीरे फिर मुंबई जाने का मन हुआ। 2008 में मुंबई गए, पर मुंबई समझ में नहीं आ रहा था भाई, मुंबई के लोग भी समझ में नहीं आ रहे थे, रास्ते भी समझ में नहीं आ रहे थे, और सच पूछो तो फाइनेंशियल स्थिति भी, कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि बहुत लंबा रुका जाए। तो मेरे को वापस साल भर रुका, मैं बॉम्बे वापस जयपुर में आ गया था। फिर 2011 में वही चलो दिल्ली वाला जो मैटर मैंने बताया था, चलो दिल्ली की कास्टिंग हुई। फिर उसमें 2 दिन का एक पोर्शन था जो कि बॉम्बे में शूट होना था, तो उसके चक्कर में मुझे वापस मुंबई जाना पड़ा। तो फिर मेरे को लगा 2011-12 के बीच में जो साल भर और रुकते हैं बॉम्बे, फिर मैं एक सवा साल बॉम्बे में रुका। फिर मुंबई वही काम नहीं मिलना, बहुत 1 डे 2 डे मिलना, मैंने कहा छोड़ो यार, अपने बस की बात नहीं हो, और अभी थोड़ी सी कमी है, इसको पूरी करेंगे एज एन एक्टर, हो सकता है हमें कोई कमी हो। मैं वापस जयपुर आ गया, फिर उसके बाद थिएटर में लग गया अपने वापस, थिएटर और स्ट्रीट प्लेस, दूसरे प्रोजेक्ट्स में लग गए, और ग्रेजुअली अपनी धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस चलती रही। और फाइनली 2015 में बॉम्बे ने मुझे बुलाया, और मैं बॉम्बे गया, काम किया, और फिर पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं मिला। मेरा अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था, आपने इसमें अपनी पूरे आंसर में जिक्र भी किया है। कई बार क्या होता है, हम कोई रास्ते पर चल रहे होते हैं और लंबे समय तक जब चलते हैं तो बीच में कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि लगता है कि नहीं अब तो वापस लौटना चाहिए, या नहीं अब आगे नहीं चल पाएंगे, या फिर आगे चलना कई बार लगता है कि जाना तो है लेकिन अब नहीं हो पाएगा। तो कभी ऐसा आया आपके भी? होता है, हर एक्टर के साथ होता है, चाहे वो कैसा भी हो, क्या मतलब कई बार सिचुएशन ऐसी आती है, आदमी सोचता है यार क्या करूँ, कहीं कुछ काम नहीं है, या मेरी टैलेंट में कमी है, या मेरी शक्ल सूरत में कमी है, या मेरे रिलेशन में कमी है, मतलब कमी कुछ नहीं होती है, समय का खेल होता है सब। जब समय आपका सपोर्ट करने लगता है तो सारी चीज़ें खुद ब खुद बनने लगती हैं, आपको आगे से ऑफर्स आने लगते हैं। मेरे साथ भी ऐसे वो 2015 में जाने के बावजूद भी बॉम्बे में वही स्ट्रगल थी, लेकिन कनेक्टिविटी हो गई थी लोगों से, तो काम थोड़ा थोड़ा मिलने लग गया था। 2018 में हमने फिल्म करी थी टर्टल, उसको नेशनल अवार्ड जैसे मिला, उसके बाद मुझे काम की कमी नहीं हुई। हर जगह से ऑफर आते थे, अभी भी आ रहे हैं, फिल्म और वेब सीरीज का और शॉर्ट फिल्म्स का काम, वो सब कंटिन्यू मिलने लग गया मेरे को 2018 के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब एक कोई बड़ा काम आपका लाइफ में होता है तो लोग आपको देखते हैं, आप पे फोकस करते हैं और आपको अप्रोच भी करते हैं। तो एक किक की ज़रूरत होती है एक्टर को, एक हिट की और एक किक की ज़रूरत होती है। मतलब ये एक रूल भी कह सकते हैं, बेसिक चीज़ है कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन जब मेहनत चल रही होती है, स्ट्रगल चल रहा होता है, वो खुद की लड़ाई होती है और वो खुद ही लड़नी होती है। राजस्थान की अगर बात करें तो क्योंकि बहुत ज़्यादा लगता है कि स्ट्रगल राजस्थान वासियों को करना पड़ता है अगर वो फिल्म में जाना चाहते हैं मुंबई बॉलीवुड में, तो हाँ एक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। तो राजस्थान से जो जाते हैं उनके लिए काफ़ी कुछ चैलेंजिंग रहते हैं, क्योंकि एक तो पूरा ऐसा वातावरण भी नहीं मिल पाता यहाँ, ज़्यादा उन लोगों के लिए ऐसे ऑप्शंस भी नहीं है जहाँ पे जाके वो अपने आप को ग्रूम कर सकें, तैयार कर सकें। गिने चुने 1-2 जगह है, तो ये भी लगती है कमी कि इसमें भी थोड़ा सा काम हो अगर, तो जो कई ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो छुपे बैठे हैं या फिर जो हिम्मत नहीं कर पाते आगे आने की, उनको भी मौका मिल पाए। भाई यहाँ के मैं जो यूथ आजकल के जो युवा हैं वो एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं या इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो राइटिंग है, चाहे वो एडिटिंग एज ए एडिटर जाना चाहते हैं, या डीओपी एज ए डीओपी जाना चाहते हैं, भाई यहाँ सबसे पहले तो ग्रेजुएशन ज़रूरी है। मेरा मानना है एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर बतौर अभिनेता आगे बढ़ना है तो आप पहले ग्रेजुएट। अक्सर यूथ तो ये सोचते हैं कि नहीं 12वीं पास की और उसके बाद पहले हम मुंबई भागे और वहाँ जाके हीरो बने। वो 100 में से कोई 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जो सोने की मतलब गोल्डन स्कूल लेके पैदा होते हैं, जो पढ़ाई नहीं भी करेंगे तो भी स्टार बन जाएंगे, या वो सब सपने की सी बातें हैं। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है भाई। राजस्थान के युवा या यूथ को तो मैं यही कहूँगा कि पहले तो वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, जैसे जैसे वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसी के साथ पैरेलली वो थिएटर भी करें अच्छे डायरेक्टर्स के साथ। 2-3 साल उन्हें थिएटर करना चाहिए, और फर्स्ट प्रायोरिटी में उन्हें NSD और FTI, ये 2 बहुत बड़े इंस्टीट्यूट है, इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। 1-2 अटैम्प्ट जरूर करना चाहिए। होना ना होना आपकी मेहनत और भाग्य दोनों पे निर्भर करता है। ये चीज़ें आप कर लेते हो और NSD FTI से तो आपका मतलब 50% तो काम बन जाता है। आप एज एन एक्टर तो ट्रेंड हो चुके होते हो, तो फिर कैमरे के सामने जाके परफॉर्म करने में आपको हेजिटेशन नहीं होगा, आप बहुत फैमिलियर रहोगे। अगर आप एक्टिंग में कमजोर हो तो सेट पे जाके कोई तो आपको एक्टिंग सिखाएगा नहीं,
आपको तो टेक देना है, ओके कराना है, अच्छा परफॉर्मेंस करना है, तो पहले प्रिपेयर होना ज़रूरी है, पहले अपनी तैयारी होनी ज़रूरी है। और तैयारी का यही मूल मंत्र है, अपना पढ़ाई के साथ साथ अगर एक्टर बनना है तो थिएटर कीजिए, अच्छा साहित्य पढ़िए, म्यूजिक सुनिए, आपको पुरानी फिल्मों का इतिहास भी पता होना चाहिए, कुछ पुरानी फिल्में भी देखिए, नई फिल्में तो हम देख ही रहे हैं। चीज़ों को डीपली नॉलेज लेंगे तो हमको रास्ते मिल जाएंगे। और आजकल तो ऐसे भी ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मोबाइल पे मिल जाती है। उसके बावजूद भी वहाँ का एक रैंडम ऑडिशन का जो स्ट्रगल है बॉम्बे में, वो सबको फेस करना पड़ता है, वो करना भी चाहिए। करना भी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात आपने बोली है कि जो अगर कोई यूथ है और अपने आप को हीरो हीरोइन समझते हैं और बनना चाह रहे हैं एक्टर एक्ट्रेस, तो इस बात को ध्यान रखिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई को छोड़ के या फिर जो कुछ बड़े स्टार हैं जिनकी स्टोरी है उससे प्रेरित होकर कि हम घर छोड़कर भाग जाएं, ये बहुत ही गलत चीज़ है। आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए और उसके बाद ही एक सिस्टमैटिक ढंग से, जिस तरीके से बताया है टीटू जी ने कि आप कुछ इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर ट्रेंड हो सकते हैं, उसके बाद एक सिस्टमैटिक ढंग से आगे बढ़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक मन में है ना यूथ के ये चीज़ है कि कुछ नहीं, हम अगर हमें एक्टर बनना है एक्ट्रेस बनना है, हम बैग उठाएंगे, भाग जाएंगे, मुंबई जाएंगे और बड़े स्टार बन जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा बहुत स्टोरीज आती हैं ऐसी जिसमें बच्चे वहाँ पहुँच गए, परिवार यहाँ परेशान है, पुलिस उन्हें वहाँ से लेके आ रही है, तो इस तरह की बड़ी स्टोरीज आती है। तो छोटी उम्र में आदमी को आवेग आ जाता है थोड़ा सा, कई बार वही उन्हें समझने की वही जरूरत बस है। वही समझना है आपको कि सही रास्ता क्या है, सही रास्ता समझने का सही तरीका है, सबसे अच्छी पढ़ाई करें, साथ के साथ अपना थिएटर या जो भी यहाँ पे जो ग्रुप्स काम कर रहे हैं, जो भी थिएटर करते हैं, नाटक करते हैं, उनके साथ जुड़े रहिए। बस ये एक तरीका है जो कि मेरे लाइफ में भी यही तरीका था। यही तरीका आपको एक मुकाम तक लेके जाता है। बिना ट्रेन अगर आप मुंबई आओगे तो आप फेलियर हो जाओगे, 100% फेलियर हो जाओगे। थिएटर की बात कर रहे हैं तो थिएटर को किस तरीके से देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण अंग है आपकी लाइफ का थिएटर? थिएटर ही तो था जब पर्दा नहीं था, इस दुनिया में सिनेमा नाम की चीज़ नहीं थी, तब थिएटर ही था। वहाँ चाहे वो आदि मानव रात को जब जंगलों से घूम के अपने घर आते थे तो वो शिकार, जब जंगल में उन्होंने जो शिकार किया वो अपने घर परिवार वालों के सामने उसको प्रदर्शित करके बताते थे कि मैंने ऐसा बाल उठाया, ऐसे गया। तो एक अभिनय की शुरुआत तो आदिकाल से ही है। और अपने तो नाट्य शास्त्र में पूरा अभिनय के सारे पार्ट्स बताए हुए हैं, अभिनय का क्या डीप नॉलेज है, वो सब भरत मुनि जी ने जो नाट्य शास्त्र लिखा हुआ है। तो ये तो डीप नॉलेज वाली बात है, सब्जेक्ट अलग है, उसको जितना पढ़ोगे उतना समझेंगे। और जो रियल लाइफ में रियल इंसिडेंट्स होते हैं उससे ज़्यादा सीखने का अवसर और कहीं नहीं मिलता। ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि जो रियल लाइफ, वो कहते हैं ना किताब से ज़्यादा आपको ज़िंदगी सिखाती है, तो वैसा ही है कुछ। आगे के अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें, क्या कुछ नया मिलने वाला है आपकी ऑडियंस को, कहाँ हम देखने वाले हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है जो ऑडियंस आपसे जुड़ी हुई है उसको। हाँ, जल्दी एक मेरा प्रोजेक्ट आप सभी के सामने आने वाला है, उसका नाम है पान पर्दा ज़र्दा। जैसे कि आप नाम सुन के लग रहा होगा ये क्या नाम है, पान पर्दा ज़र्दा। ये थोड़ी ड्रग माफिया की स्टोरी है, थोड़ा मारधाड़ है इसमें, थोड़ा खून खराब है, प्यार मोहब्बत होती है। अभी फिल्म की एडिटिंग चल रही है, एडिटिंग प्रोसेस में, जल्दी आपके सामने आएगी। एक और फिल्म मैंने की है सिर्फ एक फ्राइडे, वो युवा एक स्ट्रगलर की कहानी है। मतलब एक एक्टर बनना चाहता है एक लड़का जो कि बहुत पैसे वाला है, उसके डैडी नहीं चाहते कि वो एक्टर बने, वो उनकी तरह ही बिजनेसमैन बने। बस वो कहानी उसी बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है। वो फिल्म भी जल्दी रिलीज़ होने वाली है। और बाकी 2-3 वेब सीरीज़ है, नाम तो नहीं ले पाऊँगा क्योंकि नाम चेंज हो जाते हैं नसीब में लोगों के, इसके तो नाम रिवील नहीं कर पाएंगे। तो यही प्रोजेक्ट्स अभी हाथ में है, बाकी कोशिश जारी है, चलती रहेगी। कोरोना के बाद से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, जैसे अब जो मूवी आ रही है या सीरीज आ रही है उनमें विषयों पे बहुत महत्व दिया जा रहा है। मतलब पहले किसी एक हीरो एक्टर उस पे विशेष था कि एक व्यक्ति को हाईलाइट किया जाता था, लेकिन अब विषय को हाईलाइट किया जाता है, उसको जनता पसंद भी बहुत कर रही है। क्या लगता है क्या चेंजेस आए हैं और कब तक अब यही आगे रहना है? देखिए ये चेंजेस बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ जो कोरोना आया लोगों के लिए एक पैंडेमिक था, पूरी दुनिया के लिए पैंडेमिक था, हमारे लिए भी पैंडेमिक था। कोरोना में हमारे पास भी काम नहीं था, 7 महीने 6 महीने सब खाली बैठे। लेकिन कोरोना के खत्म होते एक नई दुनिया का निर्माण हुआ और वो पूरी दुनिया समेट के रह गई अपने ऑनलाइन मोबाइल स्क्रीन पे। और इन्हीं इन बिटवीन जो आए OTT प्लेटफॉर्म्स आए, इन OTT प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद अब जो हीरो हीरोइन वाला कंसेप्ट था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब जो हीरो या जो कहेंगे कि स्टार कौन है, स्टार सिर्फ सब्जेक्ट है,
रियल कंटेंट जो है ना आज की तारीख में वही स्टार है। कोरोना के बाद हम जैसे एक्टर्स जो एवरेज हाइट, एवरेज उनका चेहरा है, शक्ल है, सूरत है, उन लोगों को मौका दिया, वो सब OTT ने दिया। आफ्टर कोरोना के बाद ही OTT आए और लोग भी चाहते थे क्योंकि वो हीरो हीरोइन वाला जो सब सब्जेक्ट था उससे भी लोग उकता गए थे, तो अब उन्हें अब रियल कंटेंट देखने में मजा आता है। और आप आज की तारीख में सारी कंटेंट उठा के देख लीजिए, आप रंगबाज सीजन 3 देख लीजिए, भौकाल देख लीजिए, आप पंचायत आई है अभी, सीजन 4 भी उसका स्टार्ट हो गया है, आप चाहे तो काठमांडू कनेक्शन देखिए। जितनी भी सीरीज है इसमें हीरो कोई भी नहीं है, सब कैरेक्टर है, एक्टर है, हीरो सिर्फ सब्जेक्ट है। तो ये चेंज हुआ है कोरोना के बाद, अब जो सब्जेक्ट है ना वही हीरो है। तो अच्छा मौका है हम जैसे एक्टर्स के लिए, ऐसे और नए एक्टर्स के लिए, इस तरह की प्लेटफॉर्म्स की वजह से उनको ज़्यादा काम मिल रहा है, ज़्यादा एक्टर्स यूज़ में आ रहे हैं फिल्म में, वेब में। तो यही मेरा कहना है कि अभी हीरो हीरोइन वाला कंसेप्ट तो शायद अभी 5-6 साल तक तो शायद नहीं आएगा, तब तक तो कंटेंट ही हमारा हीरो है। तो बस जल्द ही पर्दे पर आप दोबारा से देख पाएंगे टीटू वर्मा को। इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा, पर जल्द ही आपकी जो दिली इच्छा है वो पूरी हो पाएगी। कैमरामैन नितिन के साथ छवि अवस्थी, दैट इंडिया मूव्स।